the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो महानिदेशक महोदय का एक आदेश आया है नया, जिसमें कि विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरा कोर्स लॉन्च हो गया है। तो ये जो कोर्स है मेनली जो हमारे समुदाय हैं उन पर निर्धारित है। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंटरैक्टिव पीपीटी एवं 2 सहयोगी दस्तावेज हैं। कोर्स की कुल अवधि 30 मिनट है और इसमें देखिए शुरुआत में एक प्रारंभिक आकलन है और लास्ट में एक अंतिम मूल्यांकन है। यह कोर्स सभी एसआरजी, एआरपी और सभी प्रधानाध्यापकों के लिए अनिवार्य है। इस कोर्स को 20 मार्च से पहले हर जनपद में पूरा करना है। इसका लिंक दे रखा है, वो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। देखिए इस कोर्स का नाम है, अगर कोर्स का नाम आप सर्च करते हैं तो कोर्स का नाम सर्च कीजिए इंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी इन मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा में समुदाय की भूमिका। तो जो हमारे समुदाय होते हैं एसएमसी वगैरह, उनकी क्या भूमिका है। देखिए इसमें क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, आपका इफेक्टिव पेरेंट टीचर मीटिंग्स मतलब पीटीएम, रोल ऑफ एसएमसी, प्लानिंग ऑफ ज्ञानोत्सव जो 100 डेज का ज्ञानोत्सव है उसकी क्या तैयारी है, और एंड लाइन असेसमेंट। इससे पहले शुरुआत में एक बेस लाइन असेसमेंट और है। सबसे पहले आपको आधारभूत मूल्यांकन करना है। तो उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। विद्यालय के बारे में और विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं को अभिभावकों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो विद्यालय की अकादमिक प्रगति के बारे में सामान्य प्रस्तुति, बच्चे की सराहना कीजिए और व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान 1 या 2 सुधार के क्षेत्र साझा कीजिए। उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जो अभिभावक घर में अपने बच्चे के सीखने में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। राजू एक ऐसे परिवार से संबद्ध है जिनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उसे कचरा बीनने और उसे बेचने का काम करना पड़ा। एक स्थानीय एनजीओ ने विद्यार्थियों की शिक्षित करने की पहल की और इसके लिए उन्होंने 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना शुरू किया ताकि उस समय की भरपाई हो सके जो विद्यालय न जाने की वजह से बाल श्रमिक खो दे रहे हैं। उन सभी कारकों को चिन्हित कीजिए जो राजू के समुदाय का हिस्सा हैं। तो ये और भी है, आगे आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद में यह है कि एनजीओ द्वारा ली जाने वाली 1 घंटे की कक्षाओं के लिए परिवारों को मनाते हैं। उन सभी कारकों पर निशान लगाइए जो राजू के समुदाय का हिस्सा हैं। तो इसमें युवाओं का सामुदायिक समूह है, सरकारी विद्यालय की अतिरिक्त कक्षा के शिक्षक और अतिरिक्त गरीबी के हालात। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ध्यान देने योग्य क्षेत्र की योजना बनाते समय इनमें से कौन से अभ्यासों से परहेज किया जाना चाहिए। तो इसमें सभी कार्य स्वयं करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप सभी काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, समुदाय की सहायता लेनी चाहिए। श्रीमती फातिमा अपने विद्यालय में ज्ञानोत्सव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी कार्यों की सूची बनाई है, समय सीमा निर्धारित की और अपनी टीम के सदस्यों को कार्य सौंपे हैं। जब वे यह योजना लागू करेंगे आप इनमें से कौन सी कार्यप्रणालियों का अनुसरण करने की सलाह देंगे। तो प्रगति और अगले चरणों की जांच करने के लिए टीम के साथ साप्ताहिक बैठक करना। तो इनकी साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग करेंगे तो उससे उनको स्मार्ट लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। श्री विनोद 4वीं और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अपने छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने उन्हें एक छोटी सी शोध परियोजना दी ताकि वे गणित की अवधारणाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में जोड़कर देख सकें। हालांकि उनके प्रयास उतने सफल नहीं रहे जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने एक विद्यार्थी से पता चला कि एक एनजीओ ने गणित के पाठों को तकनीकी सहायता से और अधिक अनुभव आधारित बनाने के लिए एक पहल किया है। श्री विनोद को इस सूचना पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एनजीओ विद्यालय समुदाय का भाग है और इसे एक उपयोगी संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें ये 3rd ऑप्शन सही है। इनमें से क्या एसएमसी सदस्यों की एक भूमिका नहीं है। विद्यालय में समस्याओं के बारे में अन्य अभिभावकों से बात करना, लेकिन एसएमसी की बैठकों में समस्याएं साझा नहीं करना। तो एसएमसी की बैठकों में साझा करना चाहिए और अभिभावकों से बात कर रहे हैं लेकिन एसएमसी में नहीं साझा कर रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसका। तो इसमें 3rd ऑप्शन सही है।
इनमें से कौन से कारक यह निर्धारित कर सकते हैं कि अभिभावक अगली पीटीएम में शामिल होंगे या नहीं? वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है और वे कुछ उपयोगी सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। अभिभावकों को पीटीएम के लिए आमंत्रित करते समय आपको किन महत्वपूर्ण रणनीतियों का ध्यान रखना आवश्यक है? कम से कम 1 सप्ताह पहले आमंत्रण भेजना, यह सुनिश्चित करना कि बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा और योजना है, बैठक में शैक्षिक और मनोरंजक तत्व शामिल करना। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही। मीनू एक ऐसे समुदाय से संबंध रखती है जहां पीने के साफ पानी की कमी है। स्थानीय नगर निगम द्वारा रोज सुबह 10 बजे उस समुदाय के घरों के लिए पानी का संग्रहण करने की जिम्मेदारी प्रत्येक घर की महिला की होती है। मीनू हर दिन देर से विद्यालय पहुंचती है और इसकी वजह से कक्षा में पढ़ाए गए कई विषय उससे छूट गए हैं। मीनू की शिक्षिका उन कारकों की सूची बना रही थी जो उसे प्रभावित करते हैं। तो स्थानीय नगर निगम, पानी की कमी की समस्या है और समुदाय की यह मानसिकता कि महिलाएं घर के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। विद्यालय समुदाय में केवल वे लोग शामिल होते हैं जो बच्चों के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। तो ये असत्य है। हमें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिव्यांग बच्चे और लड़कियों के नामांकन की तरफ विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा आमतौर पर पीछे छूट जाती है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। इनको आप सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर हो गया। और देखिए, जो ये प्रारंभिक आकलन है, बेसलाइन असेसमेंट किया है आपने, यही एंड लाइन असेसमेंट में आपको सेम पूछा जाएगा जब आप इनको 5 पार्ट को और कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल 7 पार्ट है। सेम क्वेश्चंस एंड लाइन असेसमेंट में भी होंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।